संतों में भी है, इनके द्वारा किया जा रहा है और ये इस पूरे प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस में अपनी बात रखें। कुछ जो सत्र में बातें हुई हैं जो मीडिया को जानना चाहिए उसको भी रखें और पीएम मोदी मिशन मोदी पीएम अगेन 2024 की फॉर्मल लॉन्चिंग की भी घोषणा करें और उसके साथ साथ कुछ पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है उसकी भी घोषणा करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले पदाधिकारियों की घोषणा माननीय रामविलास वेदांती जी करें, उसके बाद प्रेस को संबोधित करें कि मिशन क्या है, मिशन मोदी है क्या और इसमें काम क्या करना है। ये तमाम सारी जानकारी विस्तार से डॉक्टर रामविलास वेदांती जी आपको देंगे। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मिशन मोदी पीएम अगेन के पदाधिकारी बंधु, कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे दिल्ली मीडिया के सभी चैनलों के उपस्थित महानुभावों, आज दिल्ली के इस वेस्टर्न कोर्ट में पहली बार मिशन मोदी पीएम अगेन की मीटिंग के माध्यम से आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप सबको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में जब आए थे तब उन्होंने घोषणा किया था सबका साथ सबका विकास, और भारी मतों से जीतकर 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। फिर 2019 में आए और उन्होंने घोषणा किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और इस बार 2024 के लिए मोदी जी ने घोषणा किया है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश के सभी लोगों का ये प्रयास रहेगा कि मोदी जी ने 2014 में जो घोषणा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, 2014 के बाद 2019 में और 2024 में इस समस्या के समाधान के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी से याचना किया था, देश के संतों ने याचना किया था कि 370 धारा समाप्त हो, 35 से समाप्त हो, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बने और समान नागरिक संहिता लागू हो। संयोग से 2019 को 5 अगस्त को 370 धारा और 35 से समाप्त हुई और 2019 को 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने घोषित किया कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और इसके बाद 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया और इसके बाद मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, बन रहा है। और मुझे आशा है कि 2023 के दिसंबर तक मंदिर का गर्भगृह तैयार हो जाएगा। तो 2024 के 14 जनवरी के बाद जो भी तिथि होगी उस तिथि में भगवान रामलला अपने जन्मभूमि के मुख्य स्थल पर विराजमान हो जाएंगे। और इसके बाद जो स्थिति हमारे देश की बनेगी उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि सारे देश में जन जन के बीच मोदी जी का संदेश पहुंचाया जाए। मोदी जी के आने के बाद
देश की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ था, आप सबको पता है। इस बार 2024 के लिए हम सब लोगों का प्रयास ये है कि हम सब लोग 2024 में मिशन मोदी पीएम अगेन, देश भर के मिशन मोदी पीएम अगेन से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। और उस संकल्प के साथ कि मैं चाहता हूँ हमारे देश के संत धर्माचार्य, हमारे देश के महात्मा, हमारे देश के जगतगुरु शंकराचार्य, हमारे देश के जगतगुरु रामानंदाचार्य, हमारे देश के जगतगुरु रामानुजाचार्य, हमारे देश के जगतगुरु बल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, हमारे देश के सभी महामंडलेश्वर संत महंत और राम भक्तों की ये कल्पना थी कि जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो समान नागरिक संहिता लागू होगी। जैसा कि हमारे संविधान में भी है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह स्पष्ट लिखा है कि देश में समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य है। समान नागरिक संहिता कानून संसद के दोनों सदनों के पास कराकर पूरे देश में लागू किया जाए। ये हम सब लोगों का ये संकल्प है। आपको पता होगा गुजरात का चुनाव होने वाला है, गुजरात में समान नागरिक संहिता का कानून बनने वाला है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये देश कैसा है। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय ही इस कानून को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है। पहले मैं आपको इस विषय की पूरी जानकारी दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब गोवा में 1961 में उसकी आज़ादी के साथ समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जा सकता है और गुजरात में भी यह कानून अब लागू होने वाला है, तो पूरे देश में भी नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता अभी तक लागू न होने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि देश में सभी धार्मिक और समुदायों पर एक कानून लागू हो, क्योंकि वो फूट डालो राज करो वाली नीति पर प्रशासन करने वाली पार्टी है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, क्योंकि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मुसलमानों के अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाए, क्योंकि अब वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, कई ऐसे वक्ताओं ने, भाजपा के विरोधी वक्ताओं ने कहा कि मुसलमानों की संख्या उत्तर प्रदेश में 19% है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 19% मुसलमान होने के बाद भी अल्पसंख्यक हैं। इसलिए हम मिशन मोदी पीएम अगेन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा सबसे पहले उत्तर प्रदेश से समाप्त होना चाहिए। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश से अल्पसंख्यक दर्जा मुसलमानों का समाप्त करना चाहिए, ये मेरी मांग है। मदरसों की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाने वाले मदरसों की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जांच हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों का सर्वे कराया है। तो सर्वे में आपको आश्चर्य होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर में 1500 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं और जिसको तनख्वाह उत्तर प्रदेश सरकार देती है। मुझे बड़ा आश्चर्य है। और वो मदरसे केवल कागज में चलते हैं, कागज में वहाँ के अध्यापकों को वेतन दिया जाता है। अब इसकी जब जांच योगी जी ने कराया तो सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए कि सर्वे नहीं होना चाहिए। आज मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जब कभी दंगा होता है तो दंगाई मस्जिदों से निकलते हैं। मस्जिदों में आमतौर पर हथियार और जखीरे पाए जाते हैं जो समाज में अशांति फैलाते हैं। ऐसे मस्जिदों की सख्ती से जांच और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर सरकारी ताला लगाया जाए। देश हित में सभी विपक्षी दलों को समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को देश के 4 लाख मंदिरों मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए।
क्योंकि देश की किसी भी मस्जिद, दरगाह व गिरजाघर पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों पर भी सरकारी नियंत्रण किया जाना चाहिए। मैं अभी तमिलनाडु के दौरे में था। हमारे बीच में जय हिंद आर मुरुगेसन यहाँ उपस्थित हैं। मैं नवरात्रि के समय में पूरे तमिलनाडु में घूमा। शायद ही विश्व में ऐसे मंदिर होंगे जैसे मंदिर मैंने तमिलनाडु में देखा, और शायद ही भारत में इतनी श्रद्धा हो जितनी श्रद्धा तमिलनाडु में। 85% वहाँ पर हिंदू रहता है, लेकिन उन मंदिरों का जो अधिग्रहण सरकार ने किया है उसमें किसी हिंदू धार्मिक संतों का अधिकार नहीं है। अभी मैं बेल्लूर में गोल्डन टेम्पल गया था। जब वहाँ मैंने वार्ता किया, एक महात्मा है जिनकी अवस्था करीब 40-46 साल की है, उन्होंने 3 टन सोने का मंदिर बनाया है करीब 100 एकड़ में, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो भी वहाँ गए हैं। मैं भी वहाँ गया, 2 दिन रुका हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस टेम्पल को भी, उस गोल्डन टेम्पल को भी खतरा है कि सरकार कब अधिग्रहण कर ले। देश के मंदिरों पर सरकार की नज़र लगी हुई है, लेकिन देश के मस्जिदों पर और देश के अन्य संस्थाओं पर सरकार की नज़र नहीं है। आज इस माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार मुक्त मंदिर होना चाहिए। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म होना चाहिए और उनको प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर प्राइवेट के हाथ में दिया जाए, जिससे सुचारू रूप से उनका पूजन चले और वहाँ के लोगों का अच्छे ढंग से सेवा हो सके। आज मैं निवेदन करने आया हूँ आप सब लोगों के बीच। इस हाल में पहली बार मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश में जो कानून बने थे आज़ादी के बाद, वो सब के लिए अलग अलग कानून बने थे। हिंदुओं के लिए अलग कानून बना था, मुसलमानों के अलग था, सिखों के अलग था, ईसाइयों का अलग था, यहूदियों का अलग था, और आज भी वही कानून चल रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि देश में कैसे शासन किया जाए। यदि देश के सभी लोग एक समान रहेंगे तो मैं देश में सत्ता नहीं चला पाऊंगा। इसलिए देश के लोगों को आपस में विभाजन कर, कूटनीति के माध्यम से लोगों को आपस में लड़ाकर, जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के भावनाओं से लोगों को अलग कर, समाज के लोगों को आपस में लड़ाकर तब मैं सत्ता चलाऊं। और उसी आधार पर इतने दिनों तक कांग्रेस की सत्ता चली। लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस लड़खड़ा गई। जब मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने। कांग्रेस मुक्त भारत माने आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत। कांग्रेस मुक्त भारत माने सांप्रदायिक दंगों से रहित भारत। कांग्रेस मुक्त भारत माने अपना भारत, सामाजिक भारत, देशीय भारत, भारतीय भारत। और जिसकी कल्पना किया था मोदी जी ने, वो चरितार्थ हुई। और मैं आज धन्यवाद देता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो लोग कहते थे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कभी भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन 2019 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। मैंने कल्पना नहीं किया था कि पश्चिम बंगाल में भी कभी भाजपा के सांसद होंगे, क्योंकि जब मैं 96 में सांसद बना था तो 1 सांसद बन करके आया था। जब 98 में बना तो 2 सांसद बन करके आए। लेकिन जब 2014, 2020, 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 20 सांसद पश्चिम बंगाल से बन करके आए। और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में पूरे सांसद भाजपा के ही होंगे। इसलिए मिशन मोदी पीएम अगेन के माध्यम से हमने देश के सभी प्रांतों के महानुभावों को यहाँ पर आहूत किया है, बुलाया है, जो आप सबके सामने विराजमान है, जिसकी लिस्ट आज यहाँ तैयार हुई है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री शत्रुघ्न जी ने ये लिस्ट हमको दिया है, और उस लिस्ट के अनुसार उपाध्यक्ष श्री बाबा आशुतोष संभरा जी महाराज लखनऊ यूपी से हैं। उपाध्यक्ष महंत राजेंद्र दास जी झज्जर हरियाणा से यहाँ विराजमान हैं। और उपाध्यक्ष श्री बाबा उमेश पुरी हैदराबाद तेलंगाना, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
और उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल जैन सिलचर आसाम, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सियाराम शर्मा पटना बिहार, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष शिवानंद मल्लिकार्जुन योग सोलापुर